तो आज के लेक्चर में पहले हम रिलेटिव मोशन में जो अपन रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल सीख रहे थे उसका एक सवाल और करेंगे, जिस टाइप का एक सवाल आपके एक्सरसाइज 2 में है, जिसमें शायद कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी कि एक को जमीन से फेंक रहे हैं, एक को छत से फेंक रहे हैं। वैसा एक क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करवाऊंगा और फिर उसके आगे अपन सीखेंगे रिलेटिव मोशन फ्रॉम मूविंग कार्ट, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम मूविंग कार्ट। और वैसे इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, और फिर अपन एकदम मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे और रिलेटिव मोशन का टॉपिक आज अपना फिनिश हो जाएगा नए साल के मौके पर। ठीक है, तो मैं पहले तो कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स का एक सवाल दे रहा हूँ और देखेंगे इसको कैसे अप्रोच करेंगे। आपके मॉड्यूल में जो सवाल है उससे थोड़ा डिफरेंट डेटा ले रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन और मिल जाए मॉड्यूल वाला। ऐसा कहा है ना कि ये बिल्डिंग मान लो कुछ 100 मीटर ऊंची है और ये बिल्डिंग मान लो कुछ 200 मीटर ऊंची है ना? और इनके बीच की दूरी कुछ d है और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को कहीं इस तरफ फेंका है ना, कितनी स्पीड से 50 मीटर पर सेकेंड। अपना फेवरेट डेटा 37 वाला 37 डिग्री पे है ना। और यहां से मान लेते हैं, यहां से भी ऊपर फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को ऐसा हॉरिजॉन्टली फेंका है ना। एक प्रोजेक्टाइल कैसा फेंका है, ऐसा हॉरिजॉन्टली फेंका है। कितनी स्पीड से 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि फाइंड डिस्टेंस d, दोनों के बीच की डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस d फॉर विच these two projectiles will collide. Projectiles will collide in air. Find the distance for which these two projectiles will collide in air. Will collide in air. एयर में इनकी टक्कर, तो ये क्वेश्चन है। तो वापस टक्कर होने के लिए क्या होता है, आप ऑलरेडी जानते हो कि उनकी रिलेटिव मोशन जो है उसको ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, टक्कर होने के लिए रिलेटिव मोशन शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, है ना। तो यही कंसेप्ट लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट यही लिख दे रहा हूँ। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इसका 40 आएगा इधर, और ये कंपोनेंट अपना 30 आएगा। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट है एक्स और वाई के अलोंग। ठीक, इसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैं वन ऑफ द मेथड्स आपको बता रहा हूँ, है ना। एक मेथड तो क्या है ना कि आप एक की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में भी दूसरे की वैल्यू रख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, पार्टिकल के नाम दे देता हूँ a, b, और मैं a के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। मोशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू मोशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब अगर ऑब्जर्वर a पे बैठा हुआ है तो a के रिस्पेक्ट में b की मोशन कैसी होगी। What will be the motion of b with respect to a? तो अगर मैं वेलोसिटीज की बात करूं तो ये 40 से आगे जा रहा है और 30 से ऊपर जा रहा है, तो सामने वाले में जो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी वो इसमें इधर की तरफ दिखेगी 40 प्लस 30 70 मीटर पर सेकेंड, और ये आगे जा रहा था 40 से, सॉरी ऊपर जा रहा था 40 से, तो ये नीचे आता 30 से, तो नीचे आता दिखेगा 30 से, है ना। ये a है, ये b है, तो ये होगी b की रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट।
और मैं अगर चाहता हूं कि टक्कर हो जाए तो सोच के देखो, ये रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग होनी चाहिए। ए को क्या दिखना चाहिए कि ये इधर से आता हुआ इससे टकरा गया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको ऐसा दिखना चाहिए कि ये यहां से आया और इससे टकरा गया, जो अपन ने बेसिक सीखा था। ठीक है, तो बस ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि टक्कर होनी चाहिए, उसके लिए डी बताना है। ये एंगल अपन निकाल सकते हैं वेलोसिटी की हेल्प से, थीटा। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये डिस्टेंस डी है, ये 100 मीटर है। तो आप tan थीटा दो जगह से लिख सकते हो, एक तो वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी के हिसाब से tan थीटा देखो क्या लिखोगे, ये 30 है, ये 70 है, तो आप बेटा यहां से लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू 30/70। ये मैंने इस वेलोसिटी वाले ट्रायंगल से लिखा, और इस हाइट वाले ट्रायंगल से इज इक्वल टू 100/d। तो यहां से d की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 700/3 मीटर। कितनी आई, 700/3 मीटर। अगर इनके बीच की डिस्टेंस 700/3 हुई तो काम हो जाएगा। देखो मैंने कंसेप्ट तो वही यूज किया कि कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए कि पार्टिकल ए को दिखना चाहिए कि बी उसकी तरफ आ रहा है। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड ए, बी इसकी तरफ आ रहा है। तो ये रही बी की रिलेटिव वेलोसिटी, 70 इधर और 30 इधर, तो नेट ये इस तरफ आएगा और बस काम हो गया। अपन ये भी निकाल सकते हैं टक्कर कितने टाइम बाद होगी, पता है? टाइम निकालना बहुत ही आसान है। ये स्पीड निकाल सकते हो, यहां से निकाल लो, या सिंपल देखो ना, उसको y में चलना है, कितना 100 मीटर आना है, तो 3 की स्पीड से। तो y में 100 मीटर आना है 3 की स्पीड से, तो टाइम हो गया 10/3। या x में ये डिस्टेंस जानी है d, कितनी, 700/3, कितनी स्पीड से, 70 की स्पीड से, 10/3। तो टाइम कितना लगेगा, 10/3 सेकेंड। तो आफ्टर 10/3 सेकेंड दे विल कोलाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अपन एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी ड्रॉ कर लें और फिर उसको इस लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग निकाल लें, सो वी कैन डिटरमाइन द कंडीशन फॉर कोलिजन। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, चलता है। ठीक है, तो ये अपना ये वाला टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग कार्ट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग कार्ट। कार्ट का मतलब जो चीज हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलती है ना, कोई गाड़ी जो रोड पे चल रही हो उसको कार्ट बोलते हैं। तो किसी कार्ट से प्रोजेक्टाइल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको ऑलरेडी आता है। जैसे मैं आपसे ना सिंपल एक क्वेश्चन की फॉर्म में चलो पूछता हूँ, मान लो, है ना, अपने आप आपको सब बात समझ में आ जाएगी कि कोई कार्ट है जो रोड पे जा रही है, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी v से। दिस कार्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, और इस पे एक आदमी है जिसके हाथ में एक स्टोन है, और वो स्टोन को u स्पीड से प्रोजेक्ट करता है थीटा एंगल, है ना। ऐसा कहा है कि द पर्सन projects the stone with speed u and angle theta with respect to him। खुद के लिए, मतलब वो आदमी तो खुद को ही देखेगा तो खुद के रिस्पेक्ट में u से थीटा एंगल पे पत्थर फेंकता है ना। और एक दूसरा आदमी है जमीन पे बैठा हुआ है, ये a है ये b है। discuss the motion of the stone, discuss the motion of the stone with respect to a and b। a और b दोनों के रिस्पेक्ट में इस मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सवाल समझ में आ गया कि आप एक कोई चलती कार्ट हो, जैसे आप मान लो एक ट्रेन में बैठे हुए, और ट्रेन के अंदर आप एक पत्थर सामने वाले को, मान लो आपके हाथ में एक सेब है और आप ट्रेन में एक जगह बैठे हुए हैं, आप लोग कहीं ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन के अंदर आप एक सीट पे हैं, मान लो आप एक साइड लोअर पे बैठे हैं और दूसरी तरफ साइड लोअर पे आपका एक दोस्त बैठा है, आप उसकी तरफ एक सेब फेंकते हैं, है ना, और इसको दो लोग देख रहे हैं।
एक जो आपके साथ उसी ट्रेन में बैठा हुआ है, मतलब आपकी फ्रेम में, मतलब पर्सन ए ही हो गया, उसके साथ कोई बैठा होगा, और दूसरा एक आदमी बाहर बैठा हुआ है, उसको क्या दिखेगा? तो दोनों को मोशन क्या क्या दिखेगी ध्यान से देखना, मैं उसी को डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले उसने यू खुद के रिस्पेक्ट में फेंका है, तो सबसे पहले तो बेटा यू के कंपोनेंट करना अपना सबसे पहला काम। तो क्या है, कंपोनेंट कर लेते हैं कि ये काम है यू कॉस थीटा और ये काम है यू साइन थीटा। ये वेलोसिटीज लिख लिया अपन, ठीक है। तो अब मैं अगर मोशन को विथ रिस्पेक्ट टू ए डिस्कस करूं, विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में, ए कहां बैठा हुआ है? खुद काट की फ्रेम में। तो उसको तो क्या दिखेगा? उसको दिखेगा कि मैंने पत्थर को आगे फेंका u cos थीटा से, मैंने पत्थर को ऊपर फेंका u sin थीटा से, इसको ऐसा दिखेगा, ठीक। और इसने कहा कि पत्थर आगे जाएगा, उसको सिंपल एक प्रोजेक्टाइल दिखेगा, ये पत्थर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जमीन को कहीं हिट कर देगा। अपन अभी मान रहे हैं कि u cos थीटा कम है, v ज्यादा है, मतलब काट तेज चल रही है, आदमी पत्थर धीमा फेंका, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको पत्थर नीचे पीछे गिरता हुआ भी दिख सकता है, उसको तो ये दिखेगा सिंपल। नहीं सॉरी, यू कॉस उसके रिस्पेक्ट में है ना, तो पत्थर हमेशा उसके आगे ही गिरेगा, है ना। वो तो अपने रिस्पेक्ट में खुद को रुका हुआ मान रहा है, तो पत्थर आगे फेंक दे रहा है, तो उसने पत्थर आगे फेंक दिया इस थीटा एंगल पे, तो उसको दिखेगा कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू, बिल्कुल सब कुछ सिमिलर, बिल्कुल जैसे पहले दिखता था वैसे दिखेगा, 2u sin थीटा अपॉन g। कितने टाइम के बाद? मैक्सिमम हाइट में तो कोई चेंज दिखना ही नहीं है। रेंज क्या दिखेगी? रेंज इक्वल टू ux इंटू टी, सो इट इज 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई, उसको कोई चेंज नहीं दिखेगा मोशन में, उसको दिखेगा सिंपल उसने एक पत्थर यू से फेंका है और पत्थर जमीन को यहाँ कहीं पॉइंट पे आके हिट करता है। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर जो काट की फ्रेम में है। तो काट की फ्रेम से उसने अगर यू स्पीड से फेंका था तो उसको साफ साफ दिखेगा मैंने पत्थर आगे फेंका, पत्थर ने जमीन को कहीं हिट किया, पैराबोलिक पाथ दिखेगा और पत्थर आगे जाके कहीं हिट करता है। बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी मोशन को बी ऑब्जर्व करेगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो जमीन पे बैठा हुआ है। तो जमीन पे बैठे वाले को जो वेलोसिटीज दिखेंगी वो जमीन के रिस्पेक्ट में दिखनी चाहिए। तो बेटा वर्टिकल वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि जो भी मोशन है वो कहाँ है? हॉरिजॉन्टल में, तो उसको वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम दिखेगा, लेकिन उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि ये जो u cos थीटा था, दिस वाज वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू काट, और मुझे किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, ये होता है फॉर्मूला, और ये सब मैं हॉरिजॉन्टल में लिख रहा हूँ। तो कार्ट के रिस्पेक्ट में था u cos थीटा इज इक्वल टू स्टोन की एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस कार्ट की वेलोसिटी थी v, तो स्टोन की जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी u cos थीटा प्लस v। ऐसे लिख सकते हो, या सोचने का तरीका सुनना, भाई ये खुद आगे जा रहा था ना v से, और पत्थर को इसने अपने रिस्पेक्ट में आगे और फेंका u cos थीटा से, तो पत्थर को आगे की तरफ नेट स्पीड कितनी मिली? खुद जो पहले जा रहा था प्लस जितने से और एक्स्ट्रा आगे फेंका, तो कितना हो गया? u प्लस v प्लस u cos थीटा। तो जमीन वाले आदमी को दिखेगा ये u cos थीटा प्लस v स्पीड से पत्थर आगे फेंका गया, तो इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कुछ और दिखेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम दिखेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई v। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं दिखेगा, पत्थर उतनी टाइम तक हवा में रहेगा, क्योंकि y मोशन सेम है, तो कोई भी y में मोशन हो ही नहीं रही, क्योंकि कार्ट इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो y मोशन इज सेम, तो पत्थर का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। रेंज डिफरेंट दिखेगी, रेंज रेंज क्या दिखेगा? ux इंटू टी, ux का कितना है? u cos थीटा प्लस v इंटू टी, ये दिखेगा। मैं इसको t ही लिखता हूँ, है ना। द रेंज विल बी u cos थीटा t प्लस v t। अच्छा एक बात पता है, दोनों को रेंज डिफरेंट दिखेगी प्रोजेक्टाइल मोशन की, इसको दिखेगी u cos थीटा इंटू टी, नेट इफेक्ट दोनों के लिए सेम होगा। मान लो जमीन पे वो पॉइंट P है,
तो दोनों को यही दिखेगा कि जमीन पे वो कहीं पी पॉइंट पे आके गिरा। नेट इफेक्ट तो सेम दिखेगा, नेट इफेक्ट विल बी सेम। तुम कहोगे सर ऐसा कैसे, मतलब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, ये वही पॉइंट है जहां आदमी ने पत्थर फेंका था। तो क्या हुआ कि इस जमीन पे बैठे आदमी को दिखा कि जहां से पत्थर फेंका वहां से कितना आगे गया, आर डैश। कितना आगे गया, आर डैश, यू कॉस थीटा प्लस टी। उसने कहा कि भाई आदमी ने इस पॉइंट ए पे, सॉरी इस पॉइंट पे जब था पॉइंट 1 पे, तो उसने पत्थर फेंका और पत्थर पॉइंट पी पे जाके गिरा है, और पी पॉइंट की 1 से डिस्टेंस है कितनी, ये 1 पी डिस्टेंस, 1.1 की पी से डिस्टेंस कितनी है, आर डैश। जबकि यहां पे देखो क्या होगा, इसको क्या दिखेगा, यहाँ एक्चुअल मोशन क्या हुई कि इसने पत्थर फेंका, पत्थर यहां गिरा, लेकिन उतने टाइम में ये भी आगे आ गया। तो एक्चुअली मैं पूछूं कि बताओ उस टाइम तक कार्ट कितनी आगे आ जाएगी, तो कार्ट कितनी स्पीड से चल रही है, v स्पीड से। तो क्या जब पत्थर जमीन को हिट करेगा तो कार्ट अभी भी 1 पे होगा, नहीं, कार्ट कहीं 2 पॉइंट पे आ चुका होगा, और ये 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी होगी, vt। तो जब ये जमीन पे हिट करेगा ना, तो ये डिस्टेंस कार्ट वाले को दिखेगी, दिस इज r, है ना। क्या हुआ, जब अपन ने पत्थर फेंका, कार्ट वाले को दिखा कि उसने वहां से इतनी दूर जाके हिट किया, कार्ट वाले को डिस्टेंस क्या दिखी, u cos थीटा इंटू टी। जमीन वाले को डिस्टेंस क्या दिखी, u cos थीटा इंटू टी प्लस वी टी। कौन सही है, दोनों सही है, क्योंकि अगर हम जमीन से एक्चुअल मोशन देखेंगे तो हम कहेंगे कि दोनों की मोशन हुई। पत्थर 1 से पी गया, ये डिस्टेंस है u cos थीटा प्लस टी प्लस वी टी, और इतने टाइम में कार्ट भी आगे गई, कितनी, vt। तो मैं आपसे पूछूं कि फाइनली काट और पत्थर के बीच की दूरी क्या होगी, जब पत्थर जमीन को हिट कर देगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन कार्ट एंड स्टोन। तो आंसर इज u cos थीटा इंटू टी। यहां से भी वही आएगा और यहां से भी वही आएगा। यहां से एक्सप्लेनेशन क्या है, मैं आपसे पूछूं एट व्हाट डिस्टेंस विल द स्टोन हिट फ्रॉम द कार्ट। तो आंसर आया, यहां से कार्ट के फ्रेम में सॉल्व किया, सिंपल u cos थीटा इंटू टी। जमीन के फ्रेम से सॉल्व किया तो आप कहोगे उतने टाइम में स्टोन आगे गया, कितना, u cos थीटा इंटू टी प्लस वी टी, और कार्ट भी आगे गई, 1 से 2 पॉइंट पे आ गई, कितनी, vt। तो नेट कार्ट और स्टोन के बीच की डिस्टेंस क्या बची, 2 से p। क्या बची, 2 से p, एंड दैट इज u cos थीटा इंटू टी प्लस vt माइनस vt। सो आंसर इज u cos थीटा इंटू टी, है ना। तो फाइनल देखो इफेक्ट सेम होने वाला है। इफेक्ट क्या है कि मैं दुनिया में कहीं से भी देख लूं, मुझे दिखेगा कि जब पत्थर जमीन से टकराया तो पत्थर की काट से डिस्टेंस थी u cos थीटा इंटू टी। देखो यहां से भी वही दिखेगा, डिस्टेंस पत्थर की काट से, यहां से भी वही दिखेगा। हाँ, मोशन दिखी डिफरेंट डिफरेंट। यहां से देखी ए ऑब्जर्वर को कि उसने फेंका, पत्थर जाके गिर गया, खत्म। इसको देखा कि उसने पत्थर फेंका, पत्थर थोड़ी ज्यादा दूर गिरा, लेकिन वो खुद भी आगे गया, और फिर उसके और उसके बीच की डिस्टेंस ऐसा। तो दोनों रेफरेंस फ्रेम से मोशन का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। सोच के देखो, ये आसान है, इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व भी करते हैं। मैंने कहा था ना, रिलेटिव मोशन चीजें आसान होती हैं। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, या ये हो कि मान लो एक आदमी पत्थर फेंकता है, पत्थर उससे कितनी दूर गिरेगा, इट इज बेटर टू सॉल्व इट फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द कार्ट, कि उसकी फ्रेम से सॉल्व करना आसान है, उसको सिर्फ नेट मोशन जो हो रही है वही दिख रही है, और इसको दोनों मोशन एक्चुअल मोशन दिख रही है, जो मे बी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। एक एग्जांपल और कराऊंगा, फिर आप लिख लो। जैसे मान लो एक आदमी काट पे हो और वो पत्थर को ऊपर फेंकता है, ठीक ऊपर, 20 मीटर पर सेकंड से, विथ रिस्पेक्ट टू हिम, अपने रिस्पेक्ट में। ये आदमी ए है और दूसरा आदमी जमीन पे बैठा हुआ है, इसका नाम बी है ना, और ये काट आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, है ना? तो है ना, क्या है कहानी कि काट आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से,
काट के ऊपर एक आदमी ए है जो एक पत्थर को ऊपर फेंकता है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये आदमी काट के अंदर भी हो सकता है, ट्रेन वाला सवाल। एग्जाम्पल इसका फिजिकल लाइफ में, मान लो एक ट्रेन है जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, आप नीचे बैठे हो ट्रेन में लोअर बर्थ पे, और आपका एक दोस्त है अपर बर्थ पे। आपके पास कहीं से कुछ बिस्किट या कोई पैकेट है, उसने कहा कि बिस्किट दे मुझे, तो आपने बिस्किट का पैकेट ऊपर फेंका और वो कैच कर लेता है। आपने बिस्किट का पैकेट ऊपर फेंका और वो कैच कर लेता है ना। तो ये दोनों कहाँ बैठे हुए थे, उसकी फ्रेम में, तो उसको सिंपल दिखा कि उसने फेंका, आपने कैच किया। अच्छा सुनना, ये मोशन थी काट के रिस्पेक्ट में। जमीन के रिस्पेक्ट में पता है क्या दिखेगा, सुनना पड़ेगा। जमीन के रिस्पेक्ट में दिखेगा कि इसने बिस्कुट का पैकेट ऊपर भी फेंका और आगे भी फेंका, तो इसने बिस्कुट के पैकेट को ऐसा फेंका और इतने टाइम में इसका दोस्त भी यहां से यहां है। सुनो, उसको क्या दिखेगा, इसको दिखेगा कि ए ने, मान लो इसका दोस्त साथ में कोई सी बैठा है, तो इसको दिखेगा कि इससे दोस्त, इस दोस्त ने इससे पैकेट मांगा था, तो उसने पैकेट को ऐसा प्रोजेक्ट किया इधर की तरफ, ऐसा, क्योंकि 5 भी देगा। जमीन वाले को क्या दिखेगा कि 5 आगे और 20 ऊपर, तो ऐसा कहीं फेंका, तो ये पैराबोलिक पाथ पे ऐसा जा रहा था, ऐसा, और इतने देर में इसका दोस्त भी यहां से यहां आ गया, उसने पैकेट कैच कर लिया, ऐसा दिखेगा। बट मैं अगर जमीन से देखूंगा, सॉरी काट से देखूंगा, तो मुझे क्या दिखेगा, मेरा दोस्त यहाँ ऊपर बैठा हुआ है, मैंने उसको पैकेट फेंका, उसने कैच कर लिया, है ना। तो मोशन सेम दिखे, तो मोशन इफेक्ट सेम होगा कि ए ने फेंका और दोस्त ने कैच किया, लेकिन मोशन दिखेगी डिफरेंट। इसको दिखेगा इसने पैराबोलिक पाथ पे फेंका, उसने आगे आके उसको कैच किया। इसको दिखेगा इसको और इसके दोस्त को, इसने फेंका उसने कैच किया, खत्म। तब देखो मैं दोनों फ्रेम से इसको स्टडी कर रहा हूँ, है ना, कि फ्रॉम कार्ट फ्रेम, कार्ट की फ्रेम से क्या होगा, मतलब ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में भाई मैं मोशन को ड्रॉ करूं, तो आप कहोगे सर इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की फ्रेम से देख रहे हैं, ए की फ्रेम से देखा जाएगा कि इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, मतलब 2u बाई जी, 2 इंटू यू बाई जी, मतलब 4 सेकेंड। क्या कोई रेंज होगी, नहीं, रेंज विल बी 0। पाथ कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। किसको, काट वाले को, काट वाले को दिखेगा कि ये चॉकलेट का डब्बा या बिस्किट या पत्थर जो भी था, ये स्ट्रेट लाइन पे ऊपर गया और नीचे आ गया, एंड ही विल कैच इट, एंड ही विल कैच इट बैक। वो इसको वापस कैच कर लेगा हमेशा। अगर ये काट कांस्टेंट स्पीड से जा रही है और आदमी पत्थर को ऊपर फेंकेगा, तो ये पत्थर वापस वो कैच कर लेगा। सोच के देखो, आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको एक बॉल मिल जाए या आपको कुछ चीज मिल जाए, ट्रेन तो चल रही है ना, और आप उसको कैच करके वापस कैच कर ले रहे हो इजीली। जैसे आप जमीन पे खेलते हो बॉल को कैच करके, वैसे आप ट्रेन के अंदर भी खेल सकते हो कि आपके हाथ में एक बॉल है, आप ऊपर फेंक रहे हो कैच कर रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो कैच कर रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो कैच कर रहे हो। कितना सिंपल दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि आपके लिए क्या हो रहा है, आपने बॉल ऊपर फेंकी, बॉल ऊपर गया, 4 सेकंड में नीचे आया, बॉल आगे जा ही नहीं रही है, रेंज 0 है। पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो वो इसको कैच करेगा। बी के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी को मोशन कैसी दिखेगी देखना। बी को क्या दिखेगा कि क्या हुआ, बी को दिखेगा कि ये पत्थर फेंका गया, बी को दिखेगा कि ये पत्थर फेंका गया ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से, बी को दिखेगा कि पत्थर फेंका गया ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से, और आगे की तरफ मूविंग वेलोसिटी मिल जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड से। तो नेट कहीं इधर फेंका गया, तो ये पत्थर कहीं यहां जाके गिरेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, देखो t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4 सेकेंड। कितना आगे जाके गिरेगा, रेंज इज इक्वल टू 5 इंटू 4, 20 मीटर। और इतने टाइम में काट भी यहां से चल के यहां पहुंच जाएगी, काट भी इनिशियल से चल के यहां पहुंच जाएगी, ऐसा दिखेगा जमीन पे बैठे आदमी को। और ये डिस्टेंस भी, काट की स्पीड कितनी है 5, तो डिस्टेंस ऑफ काट कितनी आएगी
5 इंटू 4 इक्वल टू 20 मीटर। तो देखो जमीन वाले आदमी को क्या दिखेगा, तो जमीन वाले आदमी को दिखेगा कि आदमी ने पत्थर आगे 5 से और ऊपर 20 से फेंका, पत्थर ने पैराबोलिक पाथ फॉलो किया और वो जमीन पे आके गिरा, 4 से आगे आया 4 सेकंड के बाद 20 मीटर आगे। इतने ही आदमी इतने ही टाइम में वो कार्ट भी 20 मीटर आगे आ गया और इसने वापस उस पत्थर को कैच कर लिया। देखो फाइनल एक ही चीज हो रही है, पर्सन कैचेस द स्टोन। फाइनली जो हो रही है वो ये है कि आदमी स्टोन को कैच कर ले रहा है। फाइनल मोशन एक जैसी हो रही है लेकिन कहानी डिफरेंट है। फाइनल मोशन एक जैसी हो रही है लेकिन कहानी डिफरेंट है। ये कहानी सुनाएगा, अगर आप मैं ए से कहानी पूछूंगा तो ए वाला कहानी सुनाएगा कि मैंने पत्थर ऊपर फेंका और पत्थर नीचे आया, मैंने कैच कर लिया, स्ट्रेट लाइन पाथ। बी कहानी सुनाएगा कि बी कहानी सुनाएगा कि ए ने पत्थर आगे फेंका, पत्थर का पाथ कैसा था, पैराबोलिक। पत्थर का पाथ कैसा था, पैराबोलिक। रेंज कितनी थी, 20 मीटर। टाइम सेम लगा 4 सेकंड के बाद। तो पत्थर 20 मीटर आगे गया, इतने ही टाइम में आगे आदमी भी आगे गया और आदमी ने पत्थर को कैच कर लिया। तो क्या अलग है कि एक ही चीज को, एक ही इंसिडेंट को दो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सुना रहे हैं। तो एक तीसरा आदमी होगा जो किसी स्पीड से जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड से, उसके लिए कहानी कुछ और होगी। एक चौथा आदमी होगा, उसके लिए कहानी कुछ और होगी। मतलब ए ने पत्थर फेंका और पत्थर को कैच किया, है ना, सीधा इसने ऊपर फेंका और कैच किया। ये कहानी दुनिया में हर आदमी अपने हिसाब से सुनाता है, जिसको जो दिखता है वो सुना देता है। बिल्कुल सही, जिसको जो दिखेगा उसकी तो मोशन वही। ए को दिखा ऊपर जाके नीचे आया, बी को दिखा कि पत्थर आगे गया और ए ने आगे जाके कैच किया, सी को कुछ और दिख सकता है, डी को कुछ और दिख सकता है। द मोशन डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द ऑब्जर्वर। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर को यही मोशन डिफरेंट डिफरेंट दिख सकती है। दो चीजें सेम होगी कि फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली ए पत्थर को कैच कर रहा है, चाहे किसी भी फ्रेम से देखें, और ये घटना 4 सेकंड के बाद हो रही है। तो आप दुनिया के किसी फ्रेम से देख लो, आपको यही दिखेगा कि ए ने पत्थर को वापस कैच किया 4 सेकंड के बाद। द फाइनल रिजल्ट विल बी सेम, टाइम विल बी सेम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन कैन बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। ये है किसी भी फ्रेम से मोशन को देखना। मैं कहानी सुनना, सुनना ध्यान से, उसका क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सुनना ध्यान से, है ना, फील आएगी। बहुत ध्यान से सुनना भैया। कि मान लो वही ट्रेन वाली कहानी है, ये आदमी यहाँ है, इसका एक दोस्त यहाँ कहीं है ना, ये सी, जो ये बिस्किट का पैकेट कैच करना चाहता है। ठीक, तो भी ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, है ना, तो आदमी ने ऊपर फेंका, उसके दोस्त ने कैच कर लिया। सिंपल सी कहानी होगी, डन, है ना। अगर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी तो आदमी ने फेंका और उसके दोस्त ने कैच कर लिया। उसको, उसके दोस्त को दिखेगा कि आदमी ने सीधा ऊपर फेंका है, उसने कैच कर लिया। अब मान लो जैसे ही इसने फेंका ना ऊपर, वैसे ही ट्रेन का आगे की तरफ एक्सेलरेशन होना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, जैसे ही इस नीचे वाले बी ने, ए ने बिस्किट का पैकेट ऊपर फेंका, तो ये ट्रेन आगे की तरफ एक्सेलरेट हो गई। अब क्या होगा, तो अब बेटा ऐसा होगा कि इस पत्थर में, है ना, इसके रिस्पेक्ट में, है ना, इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या दिखेगा कि इस पत्थर को इसने ऊपर की तरफ फेंका, है ना, तो ये ऊपर की तरफ, आगे की तरफ एक्सेलरेट हो गया। तो अपन जानते हैं कि वेलोसिटी तो ट्रांसफर होती है लेकिन एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। तो जैसे इसने हवा में पत्थर फेंका तो पत्थर हवा में आ गया, तो पत्थर की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 20 थी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 था, साथ साथ इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन था, तो इसको पत्थर में एक एक्सेलरेशन पीछे दिखेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पत्थर ऐसा जाएगा, है ना, और हो सकता है इसका दोस्त कैच ना कर पाए। ऐसा ऐसा क्यों गया, क्योंकि जैसे ही हवा में गया, फेंकते ही ट्रेन एक्सेलरेट हुई, तो ए और एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है, याद करो मैंने कहा था सिर्फ वेलोसिटी ट्रांसफर होती है। तो इसके रिस्पेक्ट में पत्थर में एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट पीछे आएगा, तो ये ऐसा जाएगा। अगर ट्रेन रिटार्ड होनी स्टार्ट हुई, मतलब ट्रेन ने ब्रेक लगा दिया,
तो क्या होगा, ब्रेक मतलब इसका एक्सेलरेशन पीछे, तो इसमें एक एक्सेलरेशन आगे दिखेगा, तो इसको दिखेगा कि इसने ऐसा ऐसा फेंक दिया, ऐसा फेंक दिया मतलब ये बिस्किट का पैकेट ऐसा गया तो उसका दोस्त फिर भी कैच नहीं कर पाएगा। तो अगर इसी टाइम पे ये ट्रेन अगर वर्टिकली ऊपर फेंका जाए और कार्ट एक्सेलरेट या रिटार्ड हो जाए, तो अगर कार एक्सेलरेट होगी तो वो बॉडी पीछे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट पीछे आ जाएगा रिलेटिव में, और अगर रिटार्डेशन होगा तो एक्सेलरेशन पीछे हुआ तो रिलेटिव में वो उसमें आगे दिखेगा। जमीन वाले को क्या दिखेगा? जमीन वाले को दिखेगा कि ये आगे जा रहा था, इसने पत्थर को ऐसा फेंका, बट उसने टाइम में कार्ट तेजी से चलने लग गया, और जब ये पत्थर इस लेवल पे पहुंचा था तब तक कार्ट आगे चला गया था। जमीन वाले को दिखेगा कि जब तक ये पत्थर आगे पहुंचा था तब तक कार्ट आगे चला गया था, पत्थर से पीछे गिर गया। और जब रिटार्डेशन होगा तो ऐसा दिखेगा कि इसने पत्थर फेंका, आगे गिरा वो, तो पत्थर यहाँ पहुंचा लेकिन कार्ट में ब्रेक लगाया और कार्ट यहीं आके रुक गई, तो उस केस में वो कैच नहीं कर पाएंगे। तो अगर कार्ट एक्सेलरेट या रिटार्ड हो जाए तो वो कैच नहीं कर पाएंगे, है ना। अच्छा, एक मिनट, इस केस को सोच के देखो। इस केस में जब तक कार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी तब तक तो आदमी कैच नहीं कर सकता था। अब मैं कहूं कि आदमी ने जैसे ही पत्थर फेंका, कार्ट का आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो गया, और इतना एक्सेलरेशन हुआ कि आदमी ने वापस पत्थर कैच कर लिया, तो क्या होगा? तो जमीन पे बैठे आदमी को दिखेगा कि कार्ट, आदमी ने पत्थर फेंका, पत्थर यहां जाके गिरा, 2u sin cos थीटा इंटू टी प्लस वीटी, और इतने टाइम में कार्ट भी और एक्सेलरेट होती हुई गई और आदमी ने कैच कर लिया। जमीन के रिस्पेक्ट में क्या दिखा कि कार्ट यहां से जाके गिरा u cos थीटा इंटू टी प्लस वीटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उतने टाइम में कार्ट भी एक्सेलरेट हुआ वीटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वहां जाके उसने उसको कैच कर लिया। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आदमी को क्या दिखेगा? किसने पत्थर ऊपर फेंका इधर की तरफ, एक एक्सेलरेशन नीचे जी, एक्सेलरेट हुआ तो एक एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में पीछे जी, ऐसा, तो ऐसा, तो इसको दिखेगा ये ऐसा गया स्ट्रेट लाइन पे और घूम के वापस आ गया, ऐसा, ऐसा गया और घूम के वापस आ गया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन एक नीचे दिखेगा एक पीछे दिखेगा। तो अगर कभी कार्ट का एक्सेलरेशन हो जाए तो उसके रिस्पेक्ट में भी पाथ को स्टडी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना होता, हमेशा स्टोन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। जल्दी ये नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो ये अपना रिलेटिव मोशन फ्रॉम अ मूविंग कार्ट या प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग कार्ट खत्म हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन है एक टाइप का, इसको ऐसे ही स्टार लगा के लिख सकते हो, वेलोसिटी पे अप्रोच पे रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि ऐसा ना, तीन लोग हैं एक ग्राउंड में, तीन लोग हैं ए बी सी, तीन आदमी हैं ए बी सी, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स में है। दे आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीन आदमी हैं ए बी सी, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है स्मॉल ए, तीन लोग हैं ऐसे। दे स्टार्ट मूविंग such that A always faces towards B, A हमेशा B को देखता है, B always faces towards C, and C always faces towards A। मतलब तुम ऐसा मान लो कि तो तीन लोग ग्राउंड में हो और तुम्हें बस हमेशा उस तरफ चलना है जिस तरफ बी है। तो तुम जैसे जैसे बी चेंज होगा तुम अपनी फेस की डायरेक्शन चेंज करोगे, तो अपना चेहरा घुमाते चलोगे, तो अपनी मोशन चेंज करते चलोगे। और बी जो है वो हमेशा सी को देख के चल रहा है कि भाई सी इस तरफ है तो मैं उसकी लाइन पे जाऊंगा।
और C हमेशा A को देख के चल रहा है. They start moving such that A always faces towards B, B always faces towards C, C always faces towards A. They are moving with constant speed U. They are moving with constant speed. Constant speed से move कर रहे हैं. Speed U. तो आपसे पूछा गया है find time after which they will meet. कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे. Also find location of meeting point. मीटिंग पॉइंट की लोकेशन बताइए कहाँ मिलेंगे. तो देखो मैं इसको समझाता हूँ आपको कि मोशन में होगा क्या. मान लो ए चलना स्टार्ट करता है इधर यू से, ये इधर चलना स्टार्ट करता है यू से, और ये इधर चलना स्टार्ट करता है यू से. पहले यहाँ थे. कुछ टाइम के बाद क्या होगा, बी अब यहां से यहां आ जाएगा. तो ए यहां आ चुका होगा ना कहीं, और सी कहीं यहां आ चुका होगा. तो मैंने क्या कहा, ए बी को देख के चलेगा. तो ए अब चलेगा इस लाइन पे, और बी अब चलेगा इस लाइन पे, और सी अब चलेगा इस लाइन पे. ये लाइन चेंज क्यों हुई, क्योंकि तीनों थोड़े थोड़े आगे चल गए. फिर कुछ टाइम और बाद ए यहां कहीं आ जाएगा. मैं थोड़ा लार्ज ये इंटरवल बहुत छोटे हैं. ए यहां आ जाएगा, बी कहीं यहां आ जाएगा, सी कहीं यहां आ जाएगा. फिर ए चलेगा इस लाइन के लॉन्ग, बी चलेगा इस लाइन के लॉन्ग, सी चलेगा इस लाइन के लॉन्ग. मैं थोड़े लार्ज इंटरवल ले रहा हूँ, ये इंटरवल बहुत छोटे हैं. फिर कुछ टाइम बाद ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ. तो ये चलेगा इस लाइन के लॉन्ग, ये चलेगा इस लाइन के लॉन्ग, ये चलेगा इस लाइन के लॉन्ग. ऐसे ये ट्रायंगल छोटा होता जाएगा, और ट्रायंगल छोटा होता 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 इसका पाथ अगर किसी का देखोगे तो वो ये ऐसे पाथ पे आएगा, यहाँ ये ऐसे पाथ पे आएगा, यहाँ, और ये ऐसे पाथ पे आएगा. तीनों आके मिलेंगे सर्कल के ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे, बाइसिमेट्री है ना. तीनों दूसरे को देख के चलेंगे. वो हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे होंगे, और वो ट्रायंगल ऐसा मान लो घूमता रहेगा, घूमता 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 रहेगा, और साइज छोटी होती रहेगी, और फाइनली वो तीनों आके सेंटर पे कन्वर्ज हो जाएंगे. तो हमें यही बताना, और ये कुछ अजीब सा पाथ बनेगा, मुझे नहीं पता कौन सा पाथ होगा. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ये बताओ कितने टाइम बाद मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे. तो बाइसिमेट्री बता सकते हैं कि सेंटर पे मिलेंगे, सेंट्रॉइड पे और सेंटर पे मिलेंगे, है ना. बाइसिमेट्री तीनों वहीं इंटरसेक्ट होंगे. तो ये क्वेश्चन अपन ने करें. अब टाइम कैसे निकालें. तो टाइम निकालने के लिए देखो ध्यान से क्या करेंगे. बहुत ही सिंपल सवाल है. अगर मैं किसी भी दो पार्टिकल की बात करूं, ए और बी, है ना, तो मैंने क्या कहा है कि ए और बी, ए हमेशा ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग चल रहा है. इनिशियली ये लाइन ए डिस्टेंस पे थी, ये इधर आ रहा था यू से, और ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा था यू से. कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. कुछ टाइम के बाद भले ही ये लाइन हो सकता है ऐसी हो गई होगी, बिल्कुल ऐसी हो गई होगी, कुछ टाइम के बाद ये डिस्टेंस कुछ x हो गई होगी, लेकिन अभी भी a इसी लाइन पे जाएगा u से, और ये इस तरफ जाएगा u से 60 डिग्री पे. कुछ टाइम बाद ये डिस्टेंस x से और छोटी होगी, बट ये हमेशा कहानी ऐसी ही रहेगी. अगर एक ऑब्जर्वर इसको देखे ना कहीं से, तो इसको हमेशा दिखेगा कि a और b एक लाइन पे है, a उस लाइन के अलोंग u से आ रहा है, और b उस लाइन के अलोंग 60 डिग्री पे आ रहा है, और वो लाइन घूम रही है. वो ए बी लाइन जो है वो घूम रही है. देखो यहाँ भी यही हो रहा था, ये ए बी लाइन जो थी वो घूम रही थी ना, छोटी भी होती जा रही थी, घूमती भी जा रही थी. बट उस लाइन के अलोंग इनकी मोशन ऐसी ही रहेगी हमेशा, कि उनकी कुछ डिस्टेंस होगी ए बी, दैट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. ए उस लाइन के अलोंग यू से आ रहा होगा, और बी उस लाइन के अलोंग 60 डिग्री पे आ रहा होगा, और वो लाइन पे उसकी डिस्टेंस कम होती रहेगी. और जब मिलने की बात होगी तो कुछ टाइम के बाद ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी इस लाइन पे.
along the line joining them. तो पता है कैसे सॉल्व करते हैं इसको? कहते हैं कि along the line joining them, वो लाइन चेंज हो रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है. along the line joining them, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के along, मतलब ए बी लाइन के along रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? तो आप कहोगे u, जिसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, और ये कंपोनेंट कितना u cos 60. अप्रोच हो रहा है ना, u plus u cos 60, that is 3u by 2. This is velocity of approach. 3u by 2 से पास आ रहे हैं इस लाइन के लॉन्ग. इस लाइन के लॉन्ग इनकी डिस्टेंस कितनी थी? a. बाद में कितनी हो गई? 0. तो s रिलेटिव उस लाइन पे कितना चला? a. इतनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है, इतनी दूर अप्रोच करना है, टाइम कितना होगा? a upon 3u by 2. So answer is 2a by 3u. Answer is 2a by 3u. उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग रिलेटिव स्पीड कितनी थी? 3u by 2. उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग मिलने के लिए कितना चलना होगा? a. तो कितना टाइम लगेगा? 2a upon 3u. ऐसे ही कल को तुम्हें ये क्वेश्चन दिया हो सकता है कि ये पार्टिकल एक स्क्वायर पे है. बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिया हो सकता है कि ये पार्टिकल एक स्क्वायर पे है और इसे u स्पीड से चल रहे हैं. ये इधर u से, ये इधर u से, ये इधर u से, ये इधर u से, देख करके, है ना. तो ये यहाँ से कहीं यहाँ आके मिलेगा, ये कहीं ऐसे आके मिलेगा, ये कहीं ऐसे आके मिलेगा और ये कहीं ऐसे आके मिलेगा. कहाँ? सेंटर पे, है ना. फिर से इनके नाम दे दो, ए बी सी डी. मान लो स्क्वायर की साइड एल है. ये u, ये u, ये u, ये भी u. फिर भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे कि a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इनकी डिस्टेंस कितनी? l. ये इधर आ रहा है u से और ये इधर जा रहा है u से. कितने पे? 90 डिग्री. और हमेशा ये लाइन के अलोंग ऐसा रहेगा, बस वो डिस्टेंस चेंज होगी और लाइन घूम जाएगी. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन AB, लाइन AB के अलोंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? u. क्योंकि इस u का तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो u plus 0, that is u. तो कितने टाइम के बाद मिलेगा? L upon u. कितने टाइम के बाद मिलेगा? L upon u. ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. ये हेक्सागन पे चल रहा है. हेक्सागन है, इस पे 6 के 6 थे. ये इधर चला, ये इधर चला, ये इधर चला, ये इधर चला, ये इधर और ये इधर. वापस देख के चल रहा है, तो ये कहीं यहाँ मिल जाएंगे. ऐसा फूल बनाना है, मतलब कहाँ मिलेंगे? सेंटर पे. सॉल्व तो अपन बेटा वैसे ही करेंगे. अगर मैं ए बी लाइन लूं तो इस लाइन के अलोंग ये इधर u से आ रहा है और ये इस तरफ u से जा रहा है. ये एंगल 60 होता है इस बार. तो ये कंपोनेंट u by 2 और ये कंपोनेंट √3u by 2. हमारे काम का √3u by 2 नहीं है, हमारे काम का ये और ये है. मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस बार क्या लिखोगे? तो इस बार माइनस करना पड़ेगा. सो u माइनस u by 2. मान लो इसकी साइड लेंथ l थी, तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे? L is the distance and velocity of approach is u by 2. So it is 2l upon. कंसेप्ट एक ही है कि हमें उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करनी होती है. दैट्स इट. ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए. हेलो बच्चों, तो ये रिलेटिव मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है कि A moves with a constant speed u along the x-axis. ये along the x-axis है. A जो है ये मान लेते हैं x-axis है. तो इसके along जो है ये constant speed u से यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और ये x के along मूव कर रहा है. और कहा गया है B always has a velocity towards A. B की जो वेलोसिटी है वो हमेशा A की तरफ है.
ना, मतलब अभी ए यहाँ है तो यहाँ की तरफ है, कुछ टाइम बाद ए अगर यहाँ हो जाएगा तो ये इसको देख के इधर की तरफ जा रहा होगा। मतलब बी की वेलोसिटी हमेशा कहाँ होगी, ए बी को मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग। इफ बी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड वी, बी की स्पीड कांस्टेंट है ना, तो आपसे पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मच टाइम बी विल मीट ए एंड व्हाट डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय ए एंड बी। तो ए और बी मिलके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और ये कितने टाइम के बाद मिलेंगे, मतलब मेनली अपने को ये बताना है ये कितने टाइम बाद मिलेंगे, है ना। आप अगर सोच के देखिए तो कुछ टाइम बाद ए यहाँ आ जाएगा और मान लो ये थोड़ा सा आगे आया तो बी अब इसको देख के इस तरफ जा रहा होगा, है ना, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ होगा। फिर कुछ टाइम बाद ये यहाँ आ गया होगा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ होगा, फिर इसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ होगा, फिर इसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ होगा, है ना। तो बी की वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और ए तो कॉन्स्टेंटली इधर जाता रहेगा, है ना। तो फाइनली इसका जो रिजल्टेंट पाथ बनने वाला है, आप अगर सोच के देखिए तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये यहां से यहां आएगा ए, और बी जो है वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ यहां से यहां आएगा और इसको कैच करेगा। दिस इज पाथ ऑफ बी। तो हमें यही बताना है कि बताओ इस ड्यूरिंग ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और ये कितने टाइम बाद ए बी को कैच कर लेगा। इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जो बी की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना, हर इंस्टेंट पे वो ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। जैसे मान लीजिए जब मैं कहूँ बी यहाँ था, है ना, तो उसकी वेलोसिटी कहीं इस तरफ थी, मतलब ए यहाँ था, यहाँ बी था तो यहाँ ए था। कुछ टाइम बाद बी यहाँ जब था तो टेंजेंट इस तरफ, तो वेलोसिटी बी की इस तरफ है, तो उस टाइम पे ए यहाँ था। जब बी यहाँ था तो उस टाइम पे ए यहाँ था, क्योंकि बी की वेलोसिटी तो हमेशा इस पाथ पे टेंजेंट होगी। तो हर टाइम पे जो बी की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और इनके बीच का सेपरेशन अगर मैं पूछूं, जब ए यहाँ पे था तो इसके बीच का सेपरेशन एल था, बाद में दोनों मिल गए, मतलब बाद में इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया, 0। तो हमें यही बताना है कि ये कितने टाइम के बाद मिलेंगे, है ना। तो सोचते हैं, है ना, एक काम करते हैं। वैसे तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई ए और बी को मिलाने वाली लाइन, एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी को मिलाने वाली लाइन इसके अलोंग ही हमेशा बी की मोशन हो रही है, ये एक इंफॉर्मेशन है। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम इसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की तरीके से सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कोई जनरल इंस्टेंट है ना, कोई भी जनरल इंस्टेंट जिसपे ए कहीं यहां होगा, या ये बी का पूरा रास्ता बना देता हूं मैं, है ना। किसी जनरल इंस्टेंट पे ए कहीं यहां, बी कहीं यहां होगा, तो ए कहां होगा, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो ए कहीं यहां होगा और ए की वेलोसिटी इस तरफ होगी। ए यहां होगा, ये हमने कैसे डिसाइड किया कि हम जानते हैं कि बी की वेलोसिटी हमेशा ए की तरफ रहती है, तो इस इंस्टेंट पे ए यहां है, यू स्पीड से जा रहा है, बी इस तरफ जा रहा है वी स्पीड से, ठीक। ये एक जनरल इंस्टेंट है कहीं बीच का। मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे जो बी का वेलोसिटी वेक्टर है वो इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल पे, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। तो मैं अगर ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालूं, तो देखो ध्यान से, ये तो इसी लाइन के अलोंग जा रहा है बी, और ए की वेलोसिटी इस तरफ है u cos थीटा। क्या है, u cos थीटा। सो अगर मैं लिखूं कि एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा कहां होती है, दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। तो इसकी वैल्यू है, ये दूर जा रहा है ये पास आ रहा है, सो अप्रोच की वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा, v माइनस यू कॉस थीटा। तो v से अप्रोच हो रहा है और u cos थीटा से वो दूर जा रहा है। इस इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। क्या ये हर टाइम पे कांस्टेंट रहेगा, नहीं, क्योंकि हर टाइम पे थीटा चेंज हो रहा है, हर टाइम पे थीटा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, तो अपन इसको कांस्टेंट नहीं मान सकते,
है ना। तो अगर मैं आपसे लिखूं कि ए और बी के बीच का इनिशियल सेपरेशन अगर एल था और फाइनल सेपरेशन इनके बीच का 0 हो गया, तो ये दोनों मिल गए। इनिशियल सेपरेशन कितना था एल और फाइनल सेपरेशन कितना था 0, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो वेरिएबल है वो है v माइनस यू कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूं कि जो टोटल अप्रोच हुई रिलेटिवली दैट इज एल एंड इट इज इक्वल टू v माइनस यू कॉस थीटा इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन 0 से t तक, वेयर कैपिटल टी इज टोटल टाइम जो हमें चाहिए। कि मान लेते हैं t टाइम में उनके बीच का सेपरेशन जो l था वो l से 0 हो गया। भाई इनिशियल इनके बीच का सेपरेशन कितना है l, फाइनली कितना हो गया 0। तो मैं लिख सकता हूं l इज इक्वल टू, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसी भी इंस्टेंट पे इनटू dt। तो ये छोटा सा इंटरवल के लिए मैंने लिख दिया, और इस अगर डिस्टेंस को मैं 0 से t तक इंटीग्रेट करूं तो मुझे मिल जाएगा टोटल, कि टोटल अप्रोच होने में कितना टाइम लगा। ये मैंने वही लिखा है कि टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v रिलेटिव या v अप्रोच, है ना। बस यहाँ पे क्या था कि वो जो v अप्रोच था वो वेरिएबल था, तो मैंने उसको dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो यहां से ये इंटीग्रेट तो होगा नहीं क्योंकि थीटा को dt के टर्म में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो ठीक है, दो टर्म बन रही है। आप देखोगे एक टर्म बनेगी v dt 0 से कैपिटल T तक, माइनस एक टर्म बनेगी u बाहर आ जाएगा cos थीटा dt 0 से t तक। फर्स्ट टर्म तो इंटीग्रेट हो जाएगी, ये बचेगी vt माइनस, दूसरी टर्म इंटीग्रेट नहीं हो पाएगी तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखते हैं कहीं कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए, कुछ काम आ जाए तो यूज कर लेंगे। तो ये अपन ने एल को लिख लिया vt माइनस यू इंटीग्रल cos थीटा dt 0 से कैपिटल T तक। ठीक है, ये तो मैंने अप्रोच के हिसाब से सॉल्व कर लिया। अब एक दिमाग और लगा सकते हैं कि t टाइम पे, कैपिटल T टाइम के बाद दोनों यहां पहुंच चुके होंगे। मतलब अगर मैं पूरी मोशन को सोचूं कि x डायरेक्शन में मोशन कैसी है, तो अगर मैं पूरी मोशन को x डायरेक्शन में सॉल्व करूं, सिर्फ x डायरेक्शन में सोचूं, तो x डायरेक्शन में a का डिस्प्लेसमेंट, a कितना चला x में, तो आप कहोगे x में a का डिस्प्लेसमेंट सीधे लिख सकते हैं u इंटू टी, और x डायरेक्शन में b कितना चला, तो b टोटल तो यहां से यहां तक गया है, लेकिन जो b को x की तरफ लेके जाएगा वो उसकी सिर्फ x वाली वेलोसिटी होगी, दैट इज b cos थीटा। जो b को x की तरफ लेके जाएगा किसी भी टाइम पे वो कौन सी वेलोसिटी होगी, x वाली वेलोसिटी। तो आप कहोगे सर वापस v cos थीटा तो वेरिएबल है, तो मैं x b को लिख सकता हूं v cos थीटा इंटू डी टी 0 से कैपिटल T तक। वापस मैं पूछूं कि टोटल x में कितना चलेगा b, तो आप कहोगे सर b की किसी भी इंस्टेंट पे x की तरफ वेलोसिटी है v cos थीटा, dt टाइम में चलेगा v cos थीटा इंटू dt, दिस इज स्मॉल t dt। तो टोटल चलेगा कैपिटल T में 0 से कैपिटल T इंटीग्रेशन v cos थीटा इंटू dt। यहां से देखो v बाहर आ जाएगा और ये बचेगा cos थीटा dt का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T। और क्योंकि इनके बीच का x के लॉन्ग सेपरेशन क्या था 0, भाई इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या था 0, ये था 0,0 पे, और मान लेते हैं ये x एक्सिस थी तो ये था 0, -l पे। तो दोनों के बीच का x के लॉन्ग सेपरेशन क्या था 0, है ना। और बाद में दोनों चले, दोनों x एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे मिले हैं, मतलब a का x कोऑर्डिनेट और b का x कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल हो। तो आप इसको सीधा क्या लिखोगे xa इक्वल टू xb। तो यहां से अपने को क्या मिल गया u इंटू टी इज इक्वल टू v इंटू अंडर रूट कॉस थीटा dt 0 से कैपिटल T तक। अगर आप ध्यान से देखो तो आप वो इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहां से मिल गई कि cos थीटा dt 0 से कैपिटल T तक इंटीग्रेट होके आता है ut अपॉन v। हमें इस इंटीग्रेशन टर्म की ही वैल्यू मिल गई, इंटीग्रेट तो यहां भी नहीं कर पाए लेकिन इस टर्म की वैल्यू मिल गई, उठा के वहां रख दो। सो L इज इक्वल टू vt माइनस u, उस टर्म की वैल्यू कितनी है ut अपॉन v, तो माइनस यू स्क्वायर टी अपॉन, इसको सॉल्व करें तो यहां से t की वैल्यू आ रही है
VL upon V square minus U square. This is the time after which A and B will meet. और आप ये भी देख सकते हो कि ये केस तभी पॉसिबल है जब V की वैल्यू U से ज्यादा होगी, तभी ये फिजिबल है, अदरवाइज ये फिजिबल नहीं है। इस आंसर से आपको ये भी पता चल रहा है कि ये तभी पॉसिबल है if V is greater than U। अगर V की वैल्यू U के इक्वल भी हो गई तो ये टाइम इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब कभी कैच इन कर पाएगा। सो आंसर इज T इक्वल टू VL अपॉन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इतने टाइम के बाद ये मिलेंगे। ये क्वेश्चन का एक पार्ट था। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछा गया है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आपको अगर टाइम मिल गई और आपको स्पीड पता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इक्वल टू स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम। ए की स्पीड कितनी है u, ए को टाइम कितना लगा, दोनों को इतना ही लगा, तो a इंटू VL अपॉन अंडर रूट V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर। सो इट इज UVL अपॉन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय B इज इक्वल टू B की स्पीड इंटू T। B की स्पीड कितनी है V, तो V इंटू VL अपॉन अंडर रूट V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। सो इट इज V स्क्वायर L अपॉन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो अपन दोनों की डिस्टेंस भी बता सकते हैं। तो सोच के देखो, आपने इस कर्व पाथ की लेंथ भी निकाल ली। स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, आपने इस कर्व पाथ की लेंथ भी निकाल ली कि इस कर्व पाथ की लेंथ कितनी होगी, क्या होगी V स्क्वायर L अपॉन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसकी अप्रोच ये पता होनी चाहिए कि ऐसे इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करनी होती है, ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। थैंक यू।